नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई और सरकार का काम पॉलिसी बनाना ही है। पार्लियामेंट का काम पॉलिसी बनाना है। सरकार ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया। देश को इम्प्लीमेंट करना था, राज्यों को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई नहीं दी 2 वर्ष बाद पास होने के बावजूद। अब केंद्र सरकार क्या करे? पीएम मोदी के दिल की ख्वाहिश की पॉलिसी, जिसमें वो अब भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, भारत के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, मैकाले की बनाई हुई पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। केवल कुल मिलाकर माइंडसेट, जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो दिमाग की सोच है, उस पूरी सोच को बदलना चाहते हैं ताकि भारत अग्रणी भूमिका में रहे। भारत में जिन लोगों के मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ या जो लोग एक विशेष प्रकार से सोचते हैं और उन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकले, माइंडसेट बदले। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका 2 वर्ष पास होने के बावजूद। तो मोदी जी ने उसको स्वयं लागू करवाने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई। उसको कैसे इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए वो सीधे उतर आए। कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, कुछ फंड निकाले गए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद ही एक्विजिशन करनी शुरू कर दी। कारण क्या है? हमारे देश की एक बड़ी समस्या, मैं समझता हूँ मेरे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे संसार के देशों की समस्या है। मैं लगातार कहता आया हूँ, इस बात को बड़े ध्यान से जब आप सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपको भी मेरे विचारों से सहमति मिलेगी। मैं बोलता आया हूँ कि 3 बड़े अंग हैं इस देश में, या भी किसी भी देश में 3 बड़े अंग होते हैं। सरकारी स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर नहीं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेकिन कार्यपालिका भी हमारे यहाँ विधायिका से निकली है। यानी कि पार्लियामेंट में जिसके पास मेजॉरिटी होगी वही सरकार में होगा, और उसकी मजबूरी यह है कि जो पार्लियामेंट में चुनकर आए हैं लोग, उनमें से ही मंत्रिपरिषद बनाएगा। और एक जो अभी तो डिस्क्रिशन है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो और है, क्योंकि पार्लियामेंट से जो चुनकर आएगा, जिसको वो मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा, वो एटलीस्ट पार्टी सिस्टम को मानता होगा, पार्टी के थॉट को मानता होगा, पार्टी के अपने विज़न को मानता होगा, उसके पीछे की फिलॉसफी को मानता होगा। उस फिलॉसफी के अनुसार वो काम करना शुरू करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, तो एग्जीक्यूटिव के मामले में भी 3 हिस्से हैं। एक को हम सरकार कहते हैं, दूसरे को हम सिस्टम कहते हैं, और तीसरे को हम जनता कहते हैं, जो बेनिफिशियरी है, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। तो सरकार चुनकर जनता ने भेजी। सरकार जो लोग वहाँ चुनकर गए, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिपरिषद चुन लिया, लेकिन कंडीशन भई के अंदर से होने चाहिए। लेकिन जो सिस्टम का चुनाव है, जो सिस्टम है, वो तो 60 वर्ष की आयु तक बैठेगा। अगर उसका सिलेक्शन 25-26 साल की आयु में हो गया है, तो उसकी आयु एडमिनिस्ट्रेटिव सरकारी आयु 35 वर्ष है, और सरकार की सरकारी आयु 5 वर्ष है। उसको हर 5 वर्ष के बाद जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जिनकी आयु 30 से 35 वर्ष है सरकार में, उन लोगों की खास बात यह है कि वो कुछ समय बाद हर एक सरकार के धनी हो जाते हैं, हर एक सरकार को कन्विंस करना जानते हैं, क्योंकि नो डाउट शार्प माइंडेड होते हैं। शार्प माइंडेड ना होते तो वो यूपीएससी का कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते, शार्प माइंडेड ना होते तो वो कैसे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँचते, और शार्प माइंडेड ना होते तो कैसे सरकारों को चलाना है ये भी वो न जानते। तो सरकारों को कैसे चलाना है ये भी वो वर्ग जानता है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं। आपको याद होगा, कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है। डायलॉग ये कहता है कि कश्मीर में सरकार भले ही बदल गई, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। यानी कि उसको, हीरो को कहता है तुम जाओ और जाकर वहाँ इन लोगों से मिलो, सिस्टम हमारा है, सरकार बदलने से क्या होता है। तो सिस्टम और सरकार 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरकार को जनता से ज़्यादा सिस्टम चलाने का अभ्यास होना चाहिए। सिस्टम को कैसे हैंडल करना है इसका अभ्यास होना चाहिए। अब सिस्टम को 2 तरह से हैंडल किया जाता है। एक तो केजरीवाल स्टाइल में, केजरीवाल ने बैठक की,
आईएएस अधिकारियों की और कहा कि अगर तुमको हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो तो चुनाव में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ काम कर रहे हो तो मेरे मातहत काम करोगे और काम करना पड़ेगा। नतीजा निकला कि दिल्ली में सिस्टम और सरकार आमने सामने हो गई और दिल्ली में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी और जो बड़े काम होने थे, जो माइन्यूट स्तर पर होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। सरकार कुछ और कहती है और वहाँ सिस्टम कुछ और कहता है। उसका एक और अच्छा परिणाम हो सकता है कि वहाँ की सरकार किस प्रकार से इमामों को सैलरियाँ देती है, किस प्रकार से माइनॉरिटीज़ के लिए फीस माफ़ी की बात करती है, बाकी को छोड़ देती है, किस प्रकार से वो गिरजाघरों के संरक्षण की बात करती है लेकिन मंदिर की बात नहीं करती, किस प्रकार वो मस्जिदों के संरक्षण, मौलवियों के संरक्षण की बात करती है लेकिन हिंदुओं के संरक्षण की बात नहीं करती है। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन सिस्टम वहाँ पर कुछ ऐसा है जो एलजी के पास है, तो सिस्टम उसको रोकता है। नहीं तो बहुत कुछ गलत, अगर पूरी सरकार हाथ में होती शायद केजरीवाल जी के, तो पूरे सिस्टम पूरा बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। सिस्टम उनके विरुद्ध चला गया, उन्होंने स्वयं अपने विरुद्ध कर लिया। यहाँ तक कि अपने चीफ सेक्रेटरी को ही उन्होंने मारपीट की अपने भवन पर बुलाकर और उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। दूसरा तरीका सिस्टम को डील करने का है, कुछ सरकारें सिस्टम से ही चलती हैं। सिस्टम से मतलब उनके पास अपने आँख, नाक, कान, मुंह नहीं होता, सिस्टम जो बताता है वो करते हैं और सिस्टम जैसा चलाना चाहता है वैसे चलते हैं। तो सरकार में आकर वो सिर्फ एक काम कर पाते हैं, वो ये है कि जो उन्होंने अपनी टीमें नीचे तक खड़ी की हैं उनको लाभ देना। इसके अतिरिक्त पॉलिसी वर्क कैसा चलेगा, कैसे परिवर्तन होगा, रिफॉर्म कैसे आएंगे, इन पर बहुत उनका ध्यान नहीं होता। जैसे उसमें इलस्ट्रेशन आता अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव की सरकार ने 2-3 एजेंडे चुने और वो एजेंडे ये थे कि हमको मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा और प्रदेश का विकास कैसे होगा। बस उनका क्या है कि उनका जो यम-वाई समीकरण है उसको लाभ मिलना चाहिए ताकि उनके पास ज़्यादा हाथ तैयार हों, ज़्यादा वर्कर तैयार हो, वो वर्कर लड़कर झगड़कर किसी प्रकार से भी हमारा लाभ करे और चुनाव के समय पर मेरा साथ दे। अब वो किसी भी स्तर पर काम करके मेरे लिए वोट का इंतज़ाम करे। बाकी क्या होगा पता नहीं। तीसरे मॉडल की भी बात कर लेते हैं। तीसरा मॉडल मोदी टाइप मॉडल है। मोदी जी के अपने भाषण में वो कहते हैं कि भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग से क्या है, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बहुत विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि अधिकारी तो वही है, ए को हटाया तो बी लाए, बी को हटाया तो सी लाए, सी को हटाया तो डी लाए, ए बी सी डी चारों ही एक ही प्रक्रिया से चुनकर आ रहे हैं। चारों 19-20 एक ही मानसिकता के लोग हैं और चारों का एक एजेंडा है कि सरकार को कैसे गाइड करना और चारों का एक एजेंडा है कि कुल मिलाकर सरकार सेटिस्फाई रहे, बात खत्म, हमने कुछ करना नहीं। जब मशीनरी ऐसी होती है और हमारे देश में मशीनरी का बड़ी भारी समस्या है, आज नहीं है, हमेशा से रही। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में विभीषण काम करते हैं, तो एक जगह पर दुआ है सचिवन सहित विभीषण आयो, यानी कि सचिवों के साथ विभीषण आया। विभीषण का भी मस्तिष्क अगर कहीं है तो उसके सचिवों के पास ही है। और बाकी जो राजाओं की बात मैं कर रहा हूं, जो सत्ता में है, तो उनके पास सचिव हैं या फिर उनके जो बड़े सत्ताधारी होते हैं उनके परिवार के लोग होते हैं, वही उनके आंख नाक कान होते हैं। कुल मिलाकर जो सचिव वर्ग है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एग्जीक्यूटिव वर्ग है, एग्जीक्यूटिव वर्ग ही आंख नाक कान है, ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन मोदी जी का ये मानना है कि ये जो सचिव वर्ग है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है, ये हमको यही मिलने वाला है क्योंकि सिविल सर्विसेज रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि भारत में कानून है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन से किसी को भी हटा देगी, किसी को भी चला लेगी। जब सरकार अपने मन से किसी को हटा चला नहीं सकती, केवल उतने लोग ही हैं जो 500-1000 लोग हैं, उनमें से ही कुछ आप बिठा सकते हो, लेकिन दूसरी जगह पर उनमें से कोई दूसरा बिठाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपने देखा होगा कि कुछ जो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, मालूम पड़ा पिछली सरकार में भी बड़े भले थे और सरकार बदल गई, दूसरी पार्टी के आ गई, वहां भी बड़े भले हैं। या सरकार बदल गई तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में थे, दूसरी सरकार आई तो ज़्यादा थोड़ा उनको कन्विंस कर लिया, तो वो चीफ सेक्रेटरी हो गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, विशेष सचिव हो गए और ये हो गए, वो हो गए और आंख नाक कान बन गए।
कल को दूसरी सरकार आती है तो कुछ समय के लिए इधर रहेंगे, लेकिन वो अपनी जुगाड़ लगाकर फिर से वहीं एनेक्सी में पहुंच जाते हैं, फिर से सचिवालय में पहुंच जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री के अगल बगल घेरा बना लेते हैं। मुख्यमंत्री को समझ लिया, मुख्यमंत्री के अगल बगल घेरा बना लिया, काउंसिल मिनिस्टर, मिनिस्टर को समझ लिया, मिनिस्टर के चारों ओर घेरा बना लिया और साल 2 साल में मिनिस्टर और वो भी उनके आंकड़ा कान हो जाते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा ही होता है। सरकार की पॉलिसी, सरकार पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनाकर उसको एग्जीक्यूट करना चाहती है, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो आंख नाक कान एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो एक ही पैटर्न से बनकर आई है और उसका एक ही पैटर्न है। और वो क्या सोचकर काम करती है? सरकारी कर्मचारी हम में से जो भी सुन रहे होंगे उनको भी पता होगा, जो रिटायर्ड होंगे ज़्यादातर, क्योंकि हमको सुनने वाले ज़्यादातर लोग, एक जो डेटा आया उसमें बहुत बड़ी संख्या 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की है, जो लगभग 70% लोग मुझे सुनते हैं। 45% से ऊपर 70% लोग मुझे सुनते हैं। उसका कारण है कि जिसके पास उस लेवल की समझ होगी वो ही मेरी बात समझ पाएगा। तो वो 45 के ऊपर वाले होते हैं। 35 से 45 वाली संख्या भी बहुत कम है, 14-15% है। अगर हम 35 वर्ष से ऊपर की काउंट करें तो 90% लोग 35 वर्ष से ऊपर वाले सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, सिस्टम, फिलॉसफी, सरकार वर्सेस सिस्टम, सिस्टम वर्सेस जनता, पॉलिसी वर्सेस रूल्स रेगुलेशन, ये सब बातें समझने के लिए एक मैच्योर माइंड चाहिए। या फिर वो लोग सुनते हैं जो कंपटीशन में जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि ये जो लोग रिटायर्ड लोग होंगे, चूंकि अपने पास संख्या बहुत ज़्यादा है, रिटायर्ड लोग होंगे, उनको ये बात समझ में आती होगी कि सुबह जिस समय सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए निकलता है, एक ही दुआ मनाता है कि आज मुझे कोई नई लकड़ी ना मिले, कोई समस्या ना आए और समय सुबह से शाम पास हो जाए। ऐसा करते करते उसकी जीवन के 35 वर्ष पास हो जाएं। धन की व्यवस्था कैसे कुछ लोगों के काम करते हैं जिससे धन की व्यवस्था हो जाए और इसके अतिरिक्त हमको सैलरी मिलती रहे, सरकार के भले रहे, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, मेरी सीआर बिल्कुल अच्छी मेंटेन रहे ताकि मुझे प्रमोशन मिलते रहे। किसी झंझावट में मैं पड़ना नहीं चाहता। पुलिस स्टेशन पर बैठा व्यक्ति पुलिस स्टेशन के बगल में बनी मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर के लिए भी मना इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कोई झंझट मोल लेना नहीं चाहता, कोई नौजबिल्ला नहीं चाहता। जब तक सरकार उस पर प्रेशर न बनाए तब तक उस मस्जिद के पास भी वो नहीं जाता कि इस पर लाउड स्पीकर आप स्लो कर लीजिए। और अगर वो कहता भी है तो ये कह के कहता है भाई साहब लाउड स्पीकर शुरू कर लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। यानी कि वो नौकरी के उद्देश्य से, नौकरी बचाने के लिए लाउड स्पीकर वहाँ बंद करवाने गया, न कि वो इसलिए वहाँ पर गया क्योंकि हकीकत में उसको कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये बात सर्वत्र जाहिर है। यही कारण है कि रामलीला मैदानों पर मार्केटें लगी हुई हैं, यही कारण है कि रोडों पर पूरा रिक्शा ठेला लगा हुआ है, यही कारण है कि रोडों पर दुकानें लगी हुई हैं, यही कारण है कि नुज़ूल की ज़मीन कब्जा हो जाती है, यही कारण है कि नदियों के किनारे भी रिसोर्ट बन जाते हैं, नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे भी कब्जे हो जाते हैं और इस पर फिर दुनिया भर का घमासान होता रहता है। नालों के ऊपर मकान बन जाते क्योंकि वो जब तक उसके ऊपर प्रेशर ना आए, नौकरी बचने का सवाल ना हो, तब तक वो उससे कहने नहीं जाता। ये उसका स्वभाव है कि मुझे 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष जो भी उसको मिले वो नौकरी के उसके पास हो जाएं, क्योंकि वो टॉप क्लास का नौकर बनने आया था और वो टॉप क्लास का नौकर है। कुछ उसको पावर मिली हुई है, जो उससे कमज़ोर है उसके खिलाफ वो अप्लाई करता है उस पावर का। अदरवाइज वो एक नौकर है और ये मान कर चलता है कि सुबह 10 बजे हम आए हैं, 8 बजे का मेरा काम है, शाम को 5 कैसे बजें और मैं जाऊं। ये पूरे सरकारी कर्मचारी का स्वभाव है। कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अपवाद होते ही हैं जिनको देश की चिंता होती है, जो सैलरी पर कम और इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा काम करते हैं, जो समय निकाल कर भी समय पर काम करते हैं। तो वो मैं उनकी बात नहीं करता हूं जो 2, 4, 5, 10% होंगे, लेकिन बाकी का एक सरल स्वभाव है, हमने ये नहीं करना। जब तक कोई डंडा ना आए, जब तक कोई प्रेशर ना हो, तब तक अपने नहीं कर, सब ठीक ठाक चल रहा है, सवेरा हो जाए बस अच्छा है, मेरी नौकरी का पीरियड पास हो जाए बस अच्छा है। अब कैसे इम्प्लीमेंट होगा? बहुत सारे जजमेंट आपने सुने हो। MC मेहता का जजमेंट कानपुर के लिए आया और ये हुआ गंगा नदी के किनारे की टेंडियां बंद करिए। 1995 में जजमेंट आया था। योगी सरकार के 2017 में बैठने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। तब तक 1995-97 से लेकर और 2017 लगभग
मैं मानूं 30 वर्षों तक कुछ हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए कि क्या गवर्नमेंट करना चाहती, यानी कि, और जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर था, इंप्लीमेंट करवाना इनका काम था, उसका सर्कुलेशन हुआ होगा, उसका चीफ सेक्रेटरी के पास सर्कुलर आया होगा, उसने नीचे भेजा होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। अब कोई उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन डालता तो शायद ठीक कर लेते। ये एक समस्या है। यही कारण है कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार लेकर आई तो उसके मन में ये था कि ये जो सरकारी एजुकेशन है, ये जो मैकाले एजुकेशन है, इस एजुकेशन को कैसे कम किया जाए, और हम डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ते हैं, वर्क ओरिएंटेड कम। जो कि प्रधानमंत्री जी जापान बहुत जाते आते रहे, इसलिए जापान की नीतियों से वो प्रभावित हैं। और जापान की नीतियों की खास बात यह है कि वो क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जरूर करवाते हैं। यानी कि छोटे से बच्चे पे छोटा सा बच्चा ग्राउंड पर जाकर काम करता है, और इसीलिए वो वहाँ चूंकि कुछ स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, कुछ उसके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, वहीं से वो उनके साथ काम करना शुरू कर देता है। और अगर उसकी व्यवस्था बन जाती तो खुद में एंटरप्रेन्योर बन जाता है। भारत सरकार ने 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की और ये कहा कि तीसरे क्लास तक, हालांकि पहले भारत सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, 6 वर्ष से छोटे बच्चे के एडमिशन नहीं हो सकता, और प्री स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन भाई पब्लिक स्कूल तो हावी हैं। पब्लिक स्कूल मतलब ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल भारत में हावी हैं। चूंकि बच्चा 3 वर्ष 2.5 वर्ष में घर वालों को लगता है कि सारी दुनिया पढ़ रही, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, तो ये कॉन्वेंट चले जाते हैं। वहाँ से वो कॉन्वेंट वाला पकड़ लेता है। हमारे स्कूलों में सिर्फ वो आ पाता है जिसके पास सुविधाएं नहीं होती। अब स्कूल में जब वो बिना सुविधा वाला आएगा, बिल्कुल बाद में आएगा, तो उसके मन में एक हीन भावना भी आती है, और स्कूल में जैसी पढ़ाई होती है उसके अनुसार फिर वो अपने आप को ये मानकर चलता है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं वहां नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं परेशान हूं, इसलिए मैं इस विद्यालय में, तो विद्यालय के प्रति भी उसके दिमाग में कुछ आने लगता है। इस सरकार ने क्या किया कि 3 वर्ष की आयु के बाद प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट सरकारी स्कूल में डेवलप कर दिया। ये पहली बार हुआ। और इसके अलावा दूसरी क्लास तक बैगलेस, कोई बैग नहीं होगा, फिर बच्चे के वजन के 10% से ज़्यादा बैग नहीं होगा। ऐसे करके 8वीं क्लास तक ये सब कुछ किया, और 8वीं क्लास के बाद कंपलसरी अप्रेंटिसशिप कर दी। यानी कि आपको स्कूल में जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, बैग वहीं रख दीजिए, और फिर जाकर 4 घंटे प्रैक्टिकल, जिस फील्ड के आप व्यक्ति हैं, जिस ट्रेड में जाना चाहते हैं, वहां जाकर किसी आर्टिशन के पास, किसी मैकेनिक के पास, किसी कार्यकर्ता के पास, किसी आपकी फील्ड जो आपकी रुचि है उसके पास जरूर 4 घंटे काम करिए। सरकार उसको लेकर आई थी। लेकिन और इसके बाद 12वीं क्लास के बाद जो पॉलिसी लेकर आई, उस पॉलिसी में तो गजब कर दिया कि आप अगर फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो जॉब करते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो सेकेंड ईयर करने चले आइए, सेकेंड ईयर कर लीजिए, फिर आप जॉब पर चले जाइए, फिर आपको ज़रूरत पड़े तो थर्ड ईयर कर लीजिए। अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर मत पढ़िए, आपकी डिग्री, डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो वहां तक पूरा मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया तो आपको फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी, नहीं माना जाएगा कि आप बीए नहीं हैं, कि आप एमबीए नहीं हैं, कि आप ये नहीं है, कि वो नहीं। जितनी आवश्यकता हो उतना पढ़िए, बाकी जाकर स्किल डेवलपमेंट का काम सीखिए और काम करिए। और इसके अतिरिक्त खाली पीली का टाइम पास मत करिए। डिग्री लेने के बाद धरने प्रदर्शन करें और मैं अनएम्प्लॉयड हूं, और आप किसी काम के नहीं रह जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है और बाकी का आपको ज्ञान नहीं है। ये न होने पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने पॉलिसी बनाई। समस्या कहाँ थी? समस्या ये थी कि साइकोलॉजिकली ये पॉलिसी लागू नहीं हो सकती। उसका कारण है कि मैंने जैसे आपसे कहा, इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी एक्टिव कैसे हो। दूसरा, पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों का जो मकड़ जाल हमारे देश में है, और जिनसे पूरी आधी पॉलिटिक्स चलती है, जहां से पैसा आकर पॉलिटिक्स अपने आप को डेवलप करती है। इस पॉलिटिशियन सबसे पहला काम अगर पसंद करता है तो वो स्कूल खोलता है एक, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो वो डिग्री कॉलेज खोलता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इकोनॉमिक्स के कॉलेज, ऐसे वो कॉलेजेस खोलकर और आमदनी का मुख्य सोर्स बनाता है। अब समस्या ये आती है, जब इतने हैवी लोग इसमें जुड़े हुए हैं तो सरकार की पॉलिसी लागू कैसे हो?
सरकार की पॉलिसी लागू करना मुश्किल काम है। यही कारण है कि 2020 में पॉलिसी आई और 2022 तक मैं नहीं समझता कि 1% स्कूलों में भी लागू हो गई हो। मैंने भाषण तो सुने हैं कि विद्या भारती के जो स्कूल हैं देश में, उन्होंने तो इस पर मुहिम छेड़ी कि भाई हम ये पॉलिसी लागू करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में जो बच्चा नर्सरी में है, जो बच्चा पहली क्लास में है, वहां पॉलिसी बड़े क्लास में लागू हो पाए ना हो पाए, लेकिन केजी, नर्सरी और पहली क्लास में तो लागू हो जानी चाहिए थी। बैगलेस हो जाना चाहिए था, स्कूल में ही रैक बन जानी चाहिए थी, स्कूल में उसकी कॉपी पेंसिल रख जाना चाहिए था, मस्तिष्क विकास के लिए उसको खेल कूद का पूरा मैदान मिलना चाहिए था, ना कि उसके ऊपर ओवरलोड करके उसको फ्रस्ट्रेटेड माइंड डेवलप कर दें। सरकार की पॉलिसी थी तो छोटे क्लासेस में तो पॉलिसी लागू हो सकती थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छोटे क्लासेस में भी अभी तक ये पॉलिसी लागू हो पाई है। उनके बैग वैसे ही मैं देखता हूँ सुबह कि बैग बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं, मैं अभी भी देखता हूँ कि उनके होमवर्क खूब सारे मिलते हैं। तो फिर ये पॉलिसी लागू कैसे होगी? परिणाम निकला कि मोदी जी को यह समझ में आ गया कि इस सिस्टम से, जो सिस्टम हमारे पास है, उस सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता, उस सिस्टम को निकालकर फेंका नहीं जा सकता क्योंकि वो सिस्टम तो कानून है, आर्टिकल 312, 308 उसके तहत वो जकड़ा हुआ है कि आपने एक बार जिसको सरकारी नौकरी दे दी उसको बिना किसी कारण निकाल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। तो फिर इससे लड़ा नहीं जा सकता, और अगर इसको सही करना तो पूरा हटाना पड़ेगा, वो भी संभव नहीं है। नया वाला आता है उसको केवल लागू करवा दें, यह भी एक मुश्किल काम है। नए वाले को अनुभव नहीं होता, इसलिए सरकार पुराने वाले को ही लेगी, पुराने वाले के साथ नए वाले को अटैच करेगी, नया वाला पुराने वाले से शिक्षा लेकर उसी नीति पर चल पड़ेगा। सरकार चुनने के बावजूद, सरकार की मंशा होने के बावजूद, सरकार के पास शक्ति होने के बावजूद, कानून पास होने के बावजूद, पॉलिसी बनने के बावजूद, इंप्लीमेंटेशन के ऑर्डर होने के बावजूद और फंड निकलने के बावजूद पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। और सरकार की आयु 5 वर्ष, उन 5 वर्षों में सरकार 1 साल समझने में और 2 साल बाद के चुनाव में लग जाती है, यानी कि सरकार काम 2-2.5 साल ही कर पाती है। बाद का 1 साल जब रह जाता है चुनाव का ईयर्स, तब तो सरकार बिल्कुल भी किसी पॉलिसी पर इंप्लीमेंटेशन पर भी ध्यान नहीं देती और पॉलिसी बनाने पर भी ध्यान नहीं देती। तो सरकार के पास 3 वर्ष में जब तक वो सोच समझ पाता है तब तक वो निकल जाती है और अगले चुनाव में घुस जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो फिर कैसे होगा? मोदी जी ने कल एक अपने 5 सितंबर को अपने एक भाषण में कहा था शिक्षक दिवस के कि भाई हम 14,500 स्कूलों में एक नया एनवायरनमेंट लाएंगे जिसको पीएम श्री योजना कहा जाएगा। अब पीएम श्री योजना का मतलब ये श्रीमती वाला श्री नहीं है। पीएम श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। अब पीएम श्री योजना में 100% जो उन्होंने इस योजना को लाए हैं उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहां लागू करना ही पहला उद्देश्य है। और ये कहा है कि इन स्कूलों को हम 27,360 करोड़ रुपया 5 साल में देंगे और इन स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 100% लागू होनी चाहिए। इनमें एनुअल स्कूल ग्रांट दी जाएगी उस सरकार के द्वारा, बेनिफिशियल ओरिएंटेड इंटाइटलमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी इनोवेटिव एजुकेशन दी जाएगी, इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी, इन्वायरमेंट को इनकरेज करते हुए देश की सांस्कृतिक विरासत और देश की संस्कृति, देश के महापुरुषों के साथ उसको एजुकेशन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चा पढ़ेगा यहाँ पर वो अप्रेंटिसशिप करेगा, उसके पास स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, स्कूली पढ़ाई कम, बैगलेस पॉलिसी लागू करेंगे, साइंस की लेबोरेटरीज होंगी, बड़े स्कूल किसी न किसी बड़े स्कूल से उसको मॉनिटर्ड किया जाएगा, कोई एक पार्टिकुलर संस्था इसको मॉनिटर करेगी, इसके अंदर वोकेशनल लैब्स होंगी, इसके अंदर ग्रीन स्कूल बनाएंगे, इन ग्रीन स्कूलों में सोलर लाइट, लैट्रिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था, इसके अतिरिक्त जो आधुनिक रूप से स्मार्ट क्लासेस बन सकती हैं वो सब कुछ बनाएंगे।
और इस पॉलिसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये आई कि हम भारत में इन ग्रीन स्कूलों के माध्यम से बच्चे को भारतीय एजुकेशन से जोड़कर भारतीयता सिखाएंगे। यानी कि जो पुराना ढर्रा है जिसमें सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होती है और बच्चे को रटबा रुटबू के क्लास क्वालिफाई हो जाती है, जो किसी काम का नहीं होता, वो वहां तैयार करना यहां हम नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात इसमें आती है कि 14,500 स्कूल का मतलब होता है इस समय भारत में 780 जिले हैं। तो आप ये मान के चलें कि एक जिले में, जो बड़े स्टेट्स हैं ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, उनमें एक जिले में 20 से 25 स्कूल आएंगे। जो जिले कम पॉपुलेशन वाले हैं उनमें हो सकता है 4 से 5 स्कूल आए। तो 20 से 25 स्कूल एक पहली क्लास से लेकर 20वीं क्लास तक हर जिले में बनेंगे। अब ये कहाँ से आएंगे? तो केंद्रीय विद्यालय हमारे पास हैं। पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों की एक बड़ी श्रृंखला है। केंद्रीय विद्यालय भारत में लगभग 12,000 के ऊपर हैं। केंद्रीय विद्यालयों का आप क्रेज भी जानते हैं कि पूरे देश में सेंट्रल स्कूल का क्रेज रहता है, तो केंद्रीय विद्यालयों को इसमें ले लिया जाएगा। नवोदय विद्यालयों को इसमें ले लिया जाएगा। नवोदय विद्यालय हर जिले में एक का प्रावधान है, तो पूरे देश में अगर 780 जिले हैं तो 780 वो होंगे। राज्य सरकार के द्वारा कुछ सर्टिफाई स्कूल भी कर दिए जाएंगे, उनके राज्य सरकार के, उनको इसमें ले लिया जाएगा। ऐसे करके 14,500 स्कूलों में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी और इसके लिए फंडिंग होगी और ये डायरेक्ट कंट्रोल एजुकेशन मिनिस्ट्री से होगा। इसमें वही कार्यक्रम चलेगा जो कि चलना चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। इसका परिणाम ये निकलेगा कि बाकी स्कूल स्वयं में जब कंपटीशन यहाँ पर देखेंगे कि इसका स्कूल का मॉडल ये है, तो जब इस मॉडल को जब सफल मॉडल दिखाई पड़ेगा तो बाकी स्कूल भी इस पॉलिसी को अपने ऊपर लागू करेंगे और लोग कंपेयर करवाएंगे, भैया ये स्कूल अच्छा है, ये बढ़िया पढ़ाई इसमें हो रही है, हम तो इसमें पब्लिक स्कूल में या जो कॉन्वेंट स्कूल है इसमें गलती फंस गए, ये कहाँ इतनी फीस देकर हम करवा रहे हैं। तो फिर अपने आप एक एनवायरनमेंट देश में बनेगा। जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो प्रदेश भी 18 विद्यालय, अगर 20 विद्यालय 25 विद्यालय एक जिले में ऐसे इस एजुकेशन पॉलिसी पर होंगे जिनको सीधा मॉनिटर एजुकेशन मिनिस्टर करेगा या मिनिस्ट्री करेगी, तो फिर जिन राज्यों में बीजेपी की शासन है उन राज्यों में सरकारी स्कूलों में, स्टेट के सरकारी स्कूलों में भी ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। करना पड़ेगा, नहीं तो दो सरकारी स्कूलों का कंपैरिजन बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन करेंगे। है क्या कि सिस्टम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता या नहीं कर पाया 2 वर्ष में, उसके ऑप्शन के रूप में मोदी जी स्वयं सामने उतर पड़े। अब इनकी एक और खास बात है। इनकी खास बात यह है कि इनका जो बजट होगा स्कूल का, वो बजट राज्य सरकार को नहीं देंगे, वो बजट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिलेगा। इसका बजट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत केंद्र सरकार सीधा स्कूल के अकाउंट में डालेगा और स्कूल से उसकी रिपोर्टिंग मांगेगा। स्कूल अपना साल भर का बजट, साल भर का करिकुलम, साल भर का सिस्टम सरकार को देगा और बताएगा हम आपने हमें पैसा दिया, उसका हमने ये किया है, और अगर ये स्कूल उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो सरकार फंड उसका रोक सकती है, सरकार उस पर कोअर्सिव एक्शन ले सकती है, सरकार उसको अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है, केंद्र सरकार की पॉलिसी, हमें लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी जी के समझ में ये बात 100% आ चुकी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चूंकि हमारे पास वही है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी यही है, और ये लागू नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जकड़ा हुआ इतना है, इस पर अगर ज्यादा प्रेशर डाला तो ये फट जाएगी, ये और कामों से विरत हो जाएगी, बाकी जो हम करवा रहे हैं उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको 2022 से लेकर 2026-27 तक इसको लागू कर देना है। ये 5 साल के लिए, 5 साल में ये पॉलिसी इन स्कूलों में लगभग 27,360 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके लागू कर दी जाएगी। और छोटे क्लासेस में तो शुरू से हो सकता है। इसके 2 हिस्से भी बनाए हैं। एक नर्सरी का हिस्सा बनाया है, यानी कि प्री स्कूल का हिस्सा बनाया, और दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का बनाया है। तो सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन तो कम से कम एक पार्ट में तो लागू हो ही सकती। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि देश में जो 1000 वर्ष की गुलामी का समय रहा है और जिसकी जो हमारे दिमागों पर हावी है, उस
सिस्टम से हम बाहर आते हुए ये जो नया बच्चा तैयार होगा ये वाकई में देश दुनिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होगा, ये नौकर बनने के लिए तैयारी नहीं करेगा। और होता ये है कि चूंकि नौकरशाही भारत में रही है, नौकर बनने की होड़ भारत में है, आज भी है और रही है। नौकरियां आप देखें, कम्युनिस्ट चैनल जितने वो लगातार ये कहते हैं नौकरियां नहीं जनरेट कर रहे, नौकरियां नहीं जनरेट कर रहे। वो ये क्यों नहीं कहते कि इंटरप्रेन्योर जनरेट करिए, इंटरप्रेन्योर जनरेट करिए जो कि नौकरियां जनरेट करें। तो क्या है कि नौकर बनाने की परंपरा हमारे यहां है, और हमारे यहां जो नौकर बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी नौकर हों, चाहे वो प्राइवेट नौकर हों, चाहे वो किसी प्रकार के नौकर हों, जो हमारे यहां नौकर बैठे हुए हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कैसे इंप्लीमेंट करें पॉलिसी, ये उनकी समझ में नहीं आता होगा। यही कारण है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। इसलिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने स्वयं स्टेप आगे बढ़ाते हुए 5 सितंबर को अनाउंसमेंट किया और 2 दिन बाद ही कैबिनेट की बैठक करके उसको सैंक्शन कर दिया और इसको लागू करने के लिए आगे बढ़े। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा देश में होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।